नमस्कार, मैं उपेंद्र चंद्र। आप सभी का स्वागत है महानदी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था संविधान के सिलेबस के बारे में, और हमने यह भी देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, और दूसरा काम कीजिए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो चीजों पे जितना ज्यादा आपका कमांड रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी नहीं है, केवल यही दो चीजें हैं। इसको आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। सिलेबस पीवाईक्यू, सिलेबस पीवाईक्यू। सबसे पहले जैसे देखा जाए तो हमारे प्रीलिम्स में सिलेबस को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन मेंस में पूरी तरीके से डिस्क्राइब है। तो आप प्रीलिम्स के दौरान भी जैसे कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी का मेंस में क्या क्या सिलेबस में डाला गया है उसको रिवाइज करते रहिए। इसका फायदा क्या होगा, जब आप मेंस देने जाएंगे तो मेंस के समय में हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का, तो आप रिवाइज करना सीख जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि सिलेबस में देखा जाए तो हर टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पूछा जाएगा, तो उसके माध्यम से आप रिवाइज करना सीखिए ताकि आपके मेंस में भी चीजें आसान हो। क्योंकि प्रीलिम से निकालने से ही बात नहीं बनेगा, क्योंकि ओवरऑल सबसे ज्यादा मेन होता है आपका मेंस। तो कंपटीशन एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिलेबस और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा होता है आपका पीवाईक्यू। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, और क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आप पढ़े हैं, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि संविधान में आज हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो बेसिक में देखा जाए तो दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, एक राज्य और दूसरा शासन प्रणाली। राज्य क्या होता है, राज्य के कौन कौन से अनिवार्य तत्व माने गए हैं राज्य व्यवस्था में, या राज्य के कौन कौन से अंग हैं, जहां से जैसे कि देखा जाए तो अब राज्य के अंगों से लेकर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दूसरा है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में जैसे कि देखा जाए कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, या संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, इन दोनों की क्या क्या विशेषता है, दोनों में कौन सा बेहतर है। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली की कौन कौन से विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, या भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो एकात्मक शासन प्रणाली से संबंधित है। इन सबको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले समझ जाते हैं राज्य के बारे में। तो राज्य के बारे में कहा जाता है, राज्य एक अमूर्त अवधारणा है जिसको हम बौद्धिक स्तर पर तो समझ सकते हैं किंतु देख नहीं सकते। अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, राज्य का मतलब होता है सरकार, प्रशासन, पुलिस, जुडिशियरी, इन सब की समग्र संरचना को ही हम राज्य कहते हैं। राज्य का बारे में जैसे देखा जाता है, इसको दो अर्थ लिए जाते हैं। एक होता है प्रांत के रूप में, प्रांत या प्रोविंस, जैसे कि छत्तीसगढ़ एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। किंतु राज्य व्यवस्था में प्रांत के रूप में राज्य का अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि लिया जाता है राजनीतिक संरचना के रूप में। तो राज्य व्यवस्था में जब भी आप पढ़ेंगे तो राज्य का अर्थ होता है राजनीतिक संरचना या देश। तो कोई भी राज्य होने के लिए कौन कौन सा अनिवार्य तत्व माने गए हैं राज्य व्यवस्था में या पॉलिटी में। सबसे पहला है स्वतंत्र भूभाग। ये राज्य होने के लिए पहला अनिवार्य तत्व है। दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ये चार अनिवार्य तत्व माने गए हैं राज्य के लिए। इनकी एक भी अनुपस्थिति में हम उसको राज्य नहीं कह सकते। मतलब ये चारों क्या है, अनिवार्य है। भूभाग के बारे में समझने की जरूरत नहीं है, जनसंख्या के बारे में भी समझने की जरूरत नहीं है। सरकार और राज्य में जैसे कि देखा जाए तो राज्य का मूर्त अवधारणा है सरकार, क्योंकि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है तो उसका मूर्त स्वरूप देखा जाता है सरकार में। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी राज्य अपने भूभाग या जनसंख्या से संबंधित कोई भी डिसीजन ले रहा है तो बिना किसी दबाव के, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो,
अगर बिना किसी दबाव के कोई भी स्वतंत्र निर्णय ले पा रही है तो उसको हम बोलेंगे संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब होता है बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना अपने भूभाग और जनसंख्या से संबंधित। जैसे कि भारत है, भारत अपने भूभाग के बारे में और जनसंख्या से संबंधित कोई भी डिसीजन बिना किसी बाहरी, बाहरी का मतलब हो गया चाइना हो गया या अमेरिका होगा, इनके दबाव के बिना या आंतरिक दबाव के बिना कोई भी डिसीजन ले रही है स्वतंत्र रूप से, तो हम बोलेंगे संप्रभु। तो भारत स्वाभाविक है, किसी भी बाहरी देश का दबाव तो मानता नहीं है, नहीं आंतरिक दबाव उसके ऊपर है, तो भारत एक क्या है, राज्य है। जैसे कि ब्रिटिश भारत में जाएंगे आप, तो ब्रिटिश भारत में भारत को राज्य नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल भारत पे रूल करता था। लेकिन गवर्नर जनरल जब भी कोई भी डिसीजन लेता था ब्रिटिश संसद के अनुरूप लेता था। इसका मतलब है कि ब्रिटिश भारत को हम राज्य नहीं बोल सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि तिब्बत है। तिब्बत पे जब 1959 में चाइना ने अटैक किया तो तिब्बती भारत में आकर के शरण लिए और भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में उनको शरण दिया गया। वहां पे आज भी उनकी सरकार बनती है, उनकी आज भी यहाँ पे जनसंख्या है। तो उनके पास जनसंख्या भी है और सरकार भी है, लेकिन उनके पास ना तो स्वतंत्र भूभाग है, नहीं अपने जनसंख्या और भूभाग से संबंधित स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम ही नहीं। तो हम तिब्बत को अब राज्य नहीं कहते। तो राज्य होने के लिए 4 अनिवार्य तत्व है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे किसी भी राज्य के सामने सबसे ज्यादा चुनौती क्या होता है, तो राज्य के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां होती हैं और इन चुनौतियों को समाधान करने के लिए राज्य के 3 प्रमुख अंग हैं। तो राज्य के समक्ष क्या क्या चुनौतियां होती हैं, तो सबसे पहले चुनौती होता है कानून बनाने की, दूसरा सबसे बड़ी चुनौती होती है कानून को लागू करने की, और तीसरा सबसे बड़ी चुनौती होती है जब भी कोई भी विवाद होगा केंद्र राज्य में या मान के चलिए व्यक्ति राज्य में, तो उसका विवाद का समाधान कौन करेगा। और इन तीनों ही चुनौती का समाधान के लिए 3 अंग बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है विधायिका, लेजिस्लेटिव, दूसरा है कार्यपालिका और चौथा है जुडिशियरी या न्यायपालिका। तो राज्य के 3 अंग कौन कौन से पूछा जाए तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है विवादों का समाधान करना। देखिए, विधायिका में केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे कौन कौन सी संस्था आती है उसको देख लेते हैं। तो केंद्र में देखा जाए तो संसद, केंद्र में देखा जाए तो संसद, और प्रांत में देखा जाए तो विधानमंडल। संसद में क्या क्या आता है तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, शॉर्ट में मैं लिख दूं, आप पूरा लिख सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं संसद। प्रांत में देखा जाए तो विधानमंडल, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, ये तीनों मिलकर के विधानमंडल कहलाते हैं। तो केंद्र में कानून बनाएगा संसद, राज्य में कानून बनाएगा विधानमंडल। अगर आपसे पूछा जाए विधायिका का प्रमुख कौन है केंद्र और राज्य में, तो हमेशा याद रखना है केंद्र में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्य में गवर्नर। लेकिन जब भी वास्तविक प्रमुख पूछा जाए
तो केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम, ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। जब तक वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तब तक आपको पीएम और सीएम को आसन नहीं लेना है। जब भी प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति और गवर्नर को ही लेना है। देख लेते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका की संरचना दो तरीके से है, एक को बोला जाता है स्थायी कार्यपालिका और एक को बोला जाता है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है कि ये लंबे समय तक बने रहते हैं, ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल या 5 साल के लिए काम करते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, ये सब आते हैं आपके स्थायी कार्यपालिका में। अस्थायी कार्यपालिका में आता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, इसीलिए इसको बोला जाता है राजनीतिक संरचना, राजनीतिक कार्यपालिका। और इन सब का काम होता है कानून को लागू कराना। जो विधायिका आपका कानून बनाएगा उसको इनको लागू करना होता है। जैसे कि देखा जाए कार्यपालिका के प्रमुख को लेकर के विवाद थोड़ा सा होता रहता है, हालांकि विवाद तो होना नहीं चाहिए। देखिए, इसके जब भी प्रमुख आपको पूछा जाए कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो इसमें भी आपको आंसर लेना है राष्ट्रपति को ही, प्रेसिडेंट को ही। क्योंकि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि कार्यपालिका की सारी शक्ति किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति, और सारे कार्यपालिका का काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि सारा कार्यपालिका काम राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, इसलिए कार्यपालिका का प्रमुख कौन है पूछा जाए तो राष्ट्रपति। अगर राज्य स्तर पर पूछा जाए तो गवर्नर। लेकिन यहाँ पे भी वास्तविक प्रमुख कौन है पूछा जाए तो वास्तविक प्रमुख हो जाएगा प्रधानमंत्री, पीएम, और राज्य के स्तर पे सीएम। क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है तो पीएम। इसका मतलब है कि वास्तविक प्रमुख यहाँ पे भी पीएम होगा और राज्य के स्तर पे सीएम होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? जब भी कोई भी विवाद होगा, दो राज्यों के मध्य भी हो सकता है, दो प्रांतों के मध्य हो सकता है, या प्रांत या व्यक्ति के मध्य हो सकता है, तो विवादों का समाधान करने के लिए न्यायपालिका है।